हम स्टार्ट करते हैं। जी सर, आज का जो सेशन है ये बेसिकली एलएलपी कंप्लायंसेस के लिए है। एक एलएलपी की फॉर्म है, बिजनेस फॉर्म है, उसमें क्या क्या कंप्लायंसेस करनी पड़ती है। और बीनो हमारे साथ आप जुड़े हैं जो हर चीज में मास्टर है, तो वी एक्सपेक्ट कि आप हमको उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताएंगे। तो ओवर टू यू सर, रिकॉर्डिंग है सेशन। थैंक यू गौरव जी। जैसे हमने अपना सेशन चालू किया है, ये एक एक टॉपिक पे जिसपे हम लोग ज्यादा करके प्रैक्टिकली नॉलेज जो देना चाहते हैं कि एकदम बेसिक टू बेसिक से लेकर के आपका टिल फाइनलाइजेशन या वो कंप्लायंस को एंडिंग तक कैसे करना है। सो काफी अलग अलग टॉपिक हुए। यूट्यूब चैनल पे हमारा वीडियो है, फेमा पे है, आपका ओडीआई पे है, और एनबीएफसी पे है, एक्सेल है, आपका सेबी एलओडीआर के ऊपर है। तो उसी के लाइन में ये आज का जो टॉपिक है एलएलपी कंप्लायंस को लेकर के वेरी ब्रॉड व्यू कि एलएलपी कंप्लायंस का क्या होता है। लेट मी, एक मिनट मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, देन ओके। तो हाँ, सो लिमिटेड लाइबिलिटी सी बेसिकली आई थिंक जो दोनों पार्टिसिपेंट्स है या जो भी जनरल पब्लिक बाद में इसको देखेगी, अगर वी कैन से कि एलएलपी और फिर एलएलपी का कंप्लायंस क्या होता है और कैसे हम कंप्लायंस करते हैं, उसको आज हम समझने, उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे इस पूरे आने वाले। लेट्स बिगिन। सो अगर हम इसमें कहें कि आज का टॉपिक या फिर एलएलपी का बेसिक नॉलेज, आई थिंक सबको पता है कि एलएलपी क्या होती है, बट टू गिव अ ब्रीफ कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म लेते हो, जो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म होती है अंडर सेक्शन 1932 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, उसमें क्या होता था कि उसका कहीं हम लीगल उसका जब पता करना चाहते थे कि ये पार्टनरशिप फर्म है, ये सच में है, उसका डीड क्या है, उसकी फाइलिंग क्या है, पार्टनर क्या है, तो कहीं पता नहीं चलता था, क्योंकि उसके रजिस्ट्रेशन जो है ऑफलाइन होते थे। रिकॉर्ड जो है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो हर एक स्टेट में होता था, वो उतना बहुत ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होता था उसका डेटा, और एलएलपी का इंस्पेक्शन भी नहीं हो पाता था उस केस में। और अगर किसी को कंपनी चालू करनी पड़ती थी तो बहुत सारे कंप्लायंस उनको अप्लीकेबल हो जाते थे। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने ये थॉट लाया कि एलएलपी लेके आते लिमिटेड लायबिलिटी, कि जो पार्टनर्स है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी टुवर्ड देयर, जो भी उनके एक्ट बोल सकते हैं कि एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा रहेगा या जितना उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया रहेगा, एक फॉर्म ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे, जिसका हम डेटा मेंटेन होगा, पब्लिक डोमेन में रहेगा डेटा, ताकि कोई भी थर्ड पार्टी या पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ पे सेव हो सके। कोई भी कल को पार्टनरशिप डीड बनाता था, रजिस्टर करता था, और कुछ भी फ्रॉड करके चला जाता था, या कोई एग्रीमेंट किसी के साथ करके चले जाते थे, पर तो कोई ट्रेस नहीं होता था। तो एलएलपी इस सब मामलों में आपकी जो पहले से चली आ रही ढांचा था पार्टनरशिप फर्म बनाने का, उससे बहुत अलग है। एक कंपनी भी नहीं है, कंपनी के जैसी ही है, ताकि इसका डेटा हर एक चीज आपको अवेलेबल मिलता है पब्लिक डोमेन में। अगर हम कहें तो एलएलपी 2008 में आई। बहुत सारे उसके जो रूल्स 2008 में इसका एक्ट पास किया, तो बहुत सारे उसके रूल्स एप्लीकेबल जो 1 अप्रैल 2009 से नॉर्मली एलएलपी का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया। अभी हमें भी पता है कि मिनिमम 2% की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है, जैसे अभी आजकल एक बहुत चलन में है फॉरेन एलएलपी। तो दो पार्टनर में से क्या दोनों फॉरेन पार्टनर मिलकर के इंडिया में एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर सकते? नहीं, एक को कम से कम रेसिडेंस इंडियन होना ही चाहिए, या तो 182 डेज इंडिया में बिताया हो लास्ट प्रीवियस ईयर्स में, या तो वो इंडियन हो और एक फॉरेनर हो। उसके साथ मिला करके आप फॉरेन सब्सिडरी भी बना सकते हो एलएलपी होल्ड, मतलब जिसका पूरा पैसा जो है वो फॉरेन की एंटिटी इन्वेस्ट कर सकती है, ऐसे भी एलएलपी बना सकते हो आप। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट एक डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होना चाहिए वो आपका इंडियन होना चाहिए। पार्टनर्स आपके फॉरेन के हो, कंपनी हो, कभी कोई क्या कंपनी या कोई दूसरी एलएलपी डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकती है? यस, ऑफ कोर्स बन सकती है।
उसको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके किसी एक डायरेक्टर को या अपने सीनियर मैनेजमेंट का जो भी एम्प्लॉय होगा, वीपी होगा, वीपी फाइनेंस होगा, सीएफओ होगा, किसी को उनको ऑथराइज करना पड़ेगा टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंपनी। तो एक एलएलपी या एक कंपनी कैन बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन द प्रपोज एलएलपी। यस, पार्टनर बन सकते हैं, ऑफ कोर्स पार्टनर बन सकते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं, उसमें कोई रोल ये नहीं है। ट्रेडिशनल पार्टनर जो यहाँ पे लिखा है कि म्यूचुअल एजेंसी एमंग द पार्टनर अनलिमिटेड एग्रीमेंट, ये सब माइनस करने के लिए ही एलएलपी बनाया, तो अनलिमिटेड नहीं है। तो ट्रेडिशनल जो पार्टनरशिप होती है उसमें ये सब प्रॉब्लम होती थी कि किसी में क्या ट्रस्ट है, क्योंकि उसका लेखा था, कहीं पे अकाउंटिंग उतनी प्रॉपर नहीं होती थी, उसकी बैलेंस शीट भी कहीं पे 2-2, 3-3 शेयर को पार्टनर रजिस्टर ऑफ फर्म में हम सबमिट करते थे। ये सारी जो उसकी डिसएडवांटेज था ट्रेडिशनल पार्टनरशिप का, उसको एलएलपी में इन्वेंट किया गया। यहाँ पे इसके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होते हैं, इसकी फाइलिंग होती है, पार्टनर्स की डिटेल एमसीए के पास जाती है जो पब्लिक डोमेन में होती है, ये सब बेनिफिट है। अगर मैं कहूँ किसी को, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है या कोई कंपनी आती है या आपका खुद आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो पहले आप एलएलपी से स्टार्ट करो। एलएलपी में ना तो आपको ऑडिट की जरूरत है, इंस्टीट्यूट ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ एक लिमिट है जो मैं आगे बताऊंगा, तो उस लिमिट को आपने क्रॉस नहीं किया, तो दोनों पार्टनर कैन साइन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एंड अपलोडिंग, तो आपको इंस्टीट्यूट ऑडिटर का भी पैसा बच जाएगा। आपको जो एनुअल कंप्लायंस करने होते हैं कंपनी के लिए, बोर्ड मीटिंग बुलाना है, ये फॉर्म का तैयार करना, वो इस सब से भी आपको झंझट नहीं रहेगी। आपको साल में केवल 2 फॉर्म फाइल करना है एलएलपी में, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और आजकल काफी ऐसा भी नहीं है कि बैंक को लोन लेना भी इजी है, आपको बैंक से भी लोन मिल रहे हैं, आपको प्राइवेट इक्विटी से भी लोन मिल सकता है। तो बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही कम मिनिमम कंप्लायंस के साथ एलएलपी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप स्टार्टिंग में, और ऐसा भी नहीं है कि आज आपने एलएलपी इनकॉर्पोरेट किया कल आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, तो वो चीज भी एलएलपी के साथ वो बेनिफिट होती है अगर आप एलएलपी ओपन करते हो, रादर देन आप डायरेक्टली कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लिया, उसके सारे कंप्लायंसेस, फीस और वो सब को करने के लिए। क्वेश्चन है कि अब रिक्वायरमेंट क्या है एक एलएलपी का, तो कम से कम 2 पार्टनर, जैसा मैंने अभी बताया, इंडिविजुअल कंपनी हो सकती है या तो एलएलपी भी उसके अंदर पार्टनरशिप में आ सकती है। 2 डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, डेजिग्नेटेड पार्टनर की जरूरत है। ये दोनों एक ही से है, ऐसा नहीं कि 2 मिनिमम पार्टनर, आप पार्टनर नहीं रखना चाहते हो तो कोई जरूरत नहीं है, आपको पार्टनर रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर के साथ आप बना सकते हो। इंडिविजुअल होने चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव, अब यहाँ पे सेक्शन 7 जो बोलता है एलएलपी एक्ट का, बोलता है इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। मतलब वहां पे जैसे अगर आप कोई सेक्शन देखते हो कि मैं कंपनी का बिहाफ पे कर रहा हूं काम, आई एम द इंडिविजुअल, नाम मेरा ही रहेगा लेकिन मुझे उसमें ब्रैकेट में आएगा बॉडी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट लिख करके डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिमिट में। कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। मैं अभी एक एलएलपी का डेटा देख रहा था जिसमें अराउंड 300 प्लस पार्टनर्स थे, कुछ 30 डेजिग्नेटेड पार्टनर थे, 30, और 300 प्लस पार्टनर थे उस एलएलपी में। तो ऐसा इसमें कोई लिमिट नहीं है, अगर आप देखोगे तो देयर इज नो लिमिट एज सच। पार्टनर्स अगेन हु ओन द एलएलपी एंड मैनेज इट, तो पार्टनर्स का मतलब वही है जो पैसा कंट्रीब्यूट करता है, वही मालिक होता है, वही मैनेज करता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास होती है। पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में एक छोटा सा ब्रेकअप ये होता है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर डे टू डे अफेयर्स करता है कंपनी का, और जैसे मैं बोलूं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का वही है जो भैया डे टू डे कंप्लायंस कर रहा है, बैलेंस बैंक अकाउंट चेक कर रहा है, हर एक चीज क्या कंप्लायंस करना है, क्या बिजनेस करना है, वो काम होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर का। पार्टनर जो है भैया अपना पैसा लगा दिया, जब मुझे को प्रॉफिट होगा आप लूंगा, और जो कोई लॉस होगा तो जैसा भी रहेगा। हाँ, यहाँ पे डिपेंड है अगर आपका। हाँ सर, आपसे इंटरेस्ट करना चाहूंगा ये पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर में ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर अलग हो, डेजिग्नेटेड पार्टनर अलग हो, कि पार्टनर मस्ट बी ए डेजिग्नेटेड पार्टनर, पैसा किसी और ने लगाया और डेजिग्नेटेड पार्टनर में किसी और का नाम दिया, ऐसा हो सकता है क्या कि वही पार्टनर ही होने चाहिए कंपल्सरी उनमें से? नहीं, वही चीज बता रहा हूँ जहां तक मैं आपको क्वेश्चन समझ पाया। देखिए डेजिग्नेटेड पार्टनर में आपने किसी का नाम दिया, कोई जरूरी नहीं कि पार्टनर भी होना चाहिए, बट डेजिग्नेटेड पार्टनर तो मैंडेटरी है, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर से ही एलएलपी बनेगी।
लाइक अभी कंपनीज में कैसा होता है कि शेयर होल्डर्स जो है वो अलग हो सकते हैं और डायरेक्टर्स अलग हो सकते हैं बिजनेस चलाने वाले। हाँ, तो क्या एलएलपी में सर हम्म, एलएलपी में नॉर्मली ऐसा आप कर सकते हो कि जो कंट्रीब्यूटर हो, डेजिग्नेटेड पार्टनर अलग होंगे, वो पैसे नहीं डालना चाहते हैं दूसरा कोई पर्सन पैसा डालना चाहता है, दे कैन इंट्रोड्यूस। बट जहां तक मैंने देखा है, आई थिंक अभी तक नॉर्मली वही दोनों लोग पैसे ही डालते हैं जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं। हाँ, हो सकता है उनका पैसा का कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहे, बहुत ही मिनिमम शेयर होल्डिंग रहे उनका, 2%, 4% या पॉइंट में, और पार्टनर जो रहता है, कंपनी जो प्रमोट करना चाहती है, जो कोई थर्ड पर्सन जो पैसा डालना, उसका कंट्रीब्यूशन 99% रहेगा, बट कुछ ना कुछ पैसा उनके नाम पे रहा। अभी तक मैंने ऐसा देखा नहीं है कि डेजिग्नेटेड टेक्निकली पार्टनर का शेयर पार्टनर बहुत कम। टेक्निकली वो पार्टनर तो होने ही चाहिए, उनमें से किसी एक जी को जी हम डेजिग्नेटेड पार्टनर या दोनों को भी डेजिग्नेटेड पार्टनर कर सकते हैं आपस में जी, अंडरस्टैंडिंग। यस 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 सर, यस सर, यस सर, वी कैन डू डेजिग्नेटेड दिस। पार्टनर में कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर, लाइक कंपनीज के केस में और एलएलपी। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी वही इनकी होती है कि आपको डे टू डे अफेयर्स करना, बैंक बैलेंस मेंटेन करना, आपको बैलेंस शीट की एंट्री, बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना। अगर आप लिमिट से ज्यादा जाते हो, अगर आपका कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर बढ़ता है, कंट्रीब्यूशन 40 लाख, टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा जाता है, तो आपको बुक को ऑडिट करवाना है, टाइम पे आरओसी की फाइलिंग करवानी है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखना, ये सारी उनकी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेजिग्नेटेड पार्टनर को। वो नहीं बोल सकता कि मैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं पार्टनर कर, क्योंकि पार्टनर वो आपके अफेयर्स, डे टू डे अफेयर्स एलएलपी का वो नहीं देखता है। एलएलपी को चलाने की जिम्मेदारी जो होती है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की ही होती है, तो अगर सारी दो कंपनियां रिस्पॉन्सिबिलिटी वो। एलएलपी कर सकती है, हाँ सर, अगर दो कंपनीज मिलकर एलएलपी बनाना चाहे तो क्या वो बना सकती है यस अगर यस दोनों सर। पार्टनर? सर ऐसा हुआ है, दो कंपनी मिलकर एलएलपी बनाई है फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। अगर मैं बोलूँ किसी पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए, या किसी टेक्निकल नो हाउ, या कोई प्रोजेक्ट के बिडिंग के लिए, खास करके रियल एस्टेट में उन लोगों ने, मैंने देखा खुद ये कि दो कंपनी मिलके एलएलपी कंट्रीब्यूट की है, उन्होंने पैसा डाला है, और अपनी तरफ से दो डेजिग्नेटेड पार्टनर, मतलब इधर का डायरेक्टर एक और दूसरी कंपनी का एक डायरेक्टर मिलकर डेजिग्नेटेड पार्टनर फॉर्म कर देते हैं, और एलएलपी बनाते हैं स्पेसिफिक पर्पज के लिए। जैसे वो प्रोडक्ट, सपोज किसी बिल्डिंग बनानी है, तो दोनों कंपनी ने मिलकर के एलएलपी बना दिया, उसके नाम पे बिडिंग किया, प्रोजेक्ट बनाया, जैसे ही बिल्डिंग बन गई एलएलपी को डिजॉल्व कर देंगे, अपना शेयर और अपना नोवा। सपोज किसी के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बिल्डिंग मटेरियल या ये सब, और किसी के पास कैपिटल बहुत ज्यादा है, उन्होंने एलएलपी बना दिया, और बिल्डिंग जैसे ही बनकर तैयार हुई, अपना अपना पैसा लिया और दे कैन मूव है। ठीक है। या नाउ, अब हम क्वेश्चन को, रजिस्ट्रेशन कैसे किया हो आज के टाइम पे। ऑफ कोर्स अगर हमें पता है, अगर हमें आरओसी या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का कोई भी सर्विसेज यूज करना है, देखो पैन नंबर मैं अभी कह दूं कि फॉरेन डायरेक्टर्स है तो उसको पैन नंबर की जरूरत नहीं होती है, फॉरेन पार्टनर्स अगर है, बट डिजिटल सिग्नेचर इज मैंडेटरी फॉर एवरी केसेस। तो आपको डीएससी तो चाहिए, जितने भी पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं आप लगा रहे हो, उन सबकी आपको डिजिटल सिग्नेचर होनी चाहिए। डीन है या नहीं है, अगर पार्टनर आप बन रहे हो, यहाँ पे एक क्वेश्चन, अगर आप पार्टनर बने, यू कैन बिकम अ पार्टनर विदाउट हैविंग अ डीन नंबर। आप पैन नंबर से पार्टनर बन सकते हो, बट अगर आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाह रहे हो तो आपको डीन नंबर होना मैंडेटरी है। रन के थ्रू आप नेम एप्लीकेशन कर सकते हो, जो कि नया आरओसी का आया है, रन एलएलपी करके, या आप वहां पे दो नाम डाल के पहले नेम अप्रूव करो, या फिर आप वो फॉर्म भर के, जो आता है फॉर्म में डायरेक्ट नाम के, जिस तरह से हम देखते हैं कि वहां पे ऑप्शन आता है वेदर फॉर्म इज अप्रूव और नॉट, नेम इज ऑलरेडी अप्रूव और नॉट, तो वहां पे आप चूज करके मैक्सिमम दो नाम आप डाल सकते हो एलएलपी का, और आपके नाम के आगे एलएलपी होना जरूरी है। जैसे वी कैन से श्री मृत्युंजय ट्रेड सर्व एलएलपी, तो एलएलपी इज द वर्ड जहाँ पे आपको होना चाहिए। अगेन तीसरा स्टेप होता है इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट, सब्सक्राइबर आपका क्या, आपकी एलएलपी है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट में डालना पड़ता है आपकी केवाईसी, रजिस्टर्ड ऑफिस की केवाईसी, लाइट बिल, पर्पज। आपको यहाँ पे मैं कह दूं, जब आप इनकॉर्पोरेट करते हो तो कोई जरूरी नहीं है, या नॉर्मली प्रैक्टिकल में ऐसा होता नहीं कि पूरी एग्रीमेंट आप एक साथ ड्राफ्ट करो, आप अपना एक मेन ऑब्जेक्ट बता देते हो कि मैं ये करूंगा, आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, देन विद इन 30 डेज यू हैव टू सबमिट फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4 फॉर एलएलपी एग्रीमेंट।
रिसबमिशन ऑफ कोर्स दो बार रिसबमिशन के लिए दिया जाता है, 15 दिन के अंदर का टाइम लाइन होता है, या वो एमसीए की ईमेल में ड्यू डेट दिया रहता है, इस डेट पे आपको फॉर्म फाइल करना है। एंड देन अगर सब कुछ आपका पेपर सही है, नाम सही है, आजकल तो नाम का बहुत बड़ा इशू है, नाम मिलता नहीं है, तो अगर नाम आपका यूनिक है और नाम का कुछ अच्छा खासा मीनिंग है और डॉक्यूमेंट आपके प्रॉपर है, आपने पैन कार्ड, आधार कार्ड या जो भी एड्रेस प्रूफ में डाला है या यूटिलिटी बिल डाला है, अगर सारे चीज सेटिस्फाई है तो आई थिंक ये बहुत ही क्विकली प्रोसेस, आज मेरे को ये क्या 2 दिन के अंदर, हार्डली 3 दिन मैं बोल सकता हूँ प्रैक्टिकल में, कि आज कोविड चल रहा है, अगर आज आप 3 दिन के अंदर आपकी एलएलपी नया बन के तैयार हो जाती है, अगर सारा डेटा आपके पास अवेलेबल रेडी में अवेलेबल है तो। नहीं तो डीन डीएससी भी आजकल डीएससी भी 15-20 मिनट में बन जाती है। तो अगर आप देखोगे तो अगर मैं इसका टाइमलाइन कहूँ या कोई क्लाइंट को अगर बताना या किसी को पूछना है भाई एलएलपी मेरी कितने दिन में बनेगी, अगर हर एक चीज अच्छा है, अगर नाम बहुत यूनिक है, किसी से मैच नहीं कर रहा है, फोनेटिकली भी मैच नहीं कर रहा है, मतलब प्रोनाउंसिएशन में भी आप अगर नाम को देखो, क्योंकि मैंने आरओसी में भी जब काम करता था मैं, तो वो उस समय तो अलग प्रोसेस था, आज तो सब कुछ सीआरसी में चला गया है, इवन एलएलपी का भी इनकॉर्पोरेशन अब सीआरसी के पास ही है। तो नाम आपका बहुत यूनिक होना चाहिए फोनेटिकली भी, इन द सेंस अगर डबल ई लिखा है या फिर आपने आई लिखा है तो आरओसी के लिए दोनों का मीनिंग सेम होगा, क्योंकि आप प्रोनाउंसिएशन जैसे करते हो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स ट्रेडमार्क एक बड़ा से एंगल है, तो वो सारी चीजें मिला करके अगर आपने हर एक चीज होमवर्क अच्छा किया है तो 2 से 3 दिन में आपकी एलएलपी रेडी हो जाती है। अगेन अगर मैं एलएलपी में कहूं कि क्या क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट पहले ही होगा, तो ऑफ कोर्स प्रपोज एक्टिविटी, यहाँ पे केवल आपको मेन एक्टिविटी डालना है कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हो, उसके बारे में 2 लाइन या जो कुछ भी आपको लगता है, एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस और उसका आपको डॉक्यूमेंट, ये पार्टनर ओन करता है कि रेंट पे आपने लिया है कि लीज पे लिया है या किस हिसाब से है, नेम, एड्रेस और उसका पार्टनर्स का केवाईसी, फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन, किस फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कैश में कर रहा है, टेक्निकल नो हाउ में कर रहा है, वो चेक से किया, एनएफटी से कर रहा है कंट्रीब्यूशन, उसके बारे में देना है, कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में, कौन सा डेजिग्नेटेड पार्टनर आपको होगा, ये जो 4-5 पार्टनर है उसके अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा, वो कितना पैसा लेके आ रहा है, और इसके अलावा भी कुछ और अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो आप उस फॉर्म के अंदर तो आप दे सकते हो। अब अपना न्यू है तो एलएलपी एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना, अगर मैं कहूं तो सब बहुत ही आज के जमाने जिस हिसाब से बिजनेस आप लोगों का बढ़ रहा है या जिस हिसाब से हम जॉइंट वेंचर वाले चीज में चल रहे हैं कि हम कल को फंडिंग लेके आएंगे बाहर से, या हमारा कोई वेंचर कैपिटल हमारे एलएलपी में इन्वेस्ट करना चाहता है, या हमारा आइडिया बहुत यूनिक है, आपके एलएलपी का आइडिया बहुत यूनिक है, तो आपको एग्रीमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एलएलपी एग्रीमेंट आपका एमओए और एओए दोनों का मिक्सचर है, मतलब जहां एमओए, कंपनी का एमओए आपको ऑब्जेक्टिव कंपनी का वर्किंग, कंपनी के बारे में बताता है कंपनी क्या करती है, और एओए आपको रूल्स और रेगुलेशन बताता है कि कौन सा काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कितने दिन में होना चाहिए, मीटिंग का है या ऑथराइज सिग्नेटरी कौन होगा। तो एग्रीमेंट जो है एलएलपी का दोनों का मिक्सचर है, एक साइड में आपको एलएलपी का इंफॉर्मेशन देगा स्टार्टिंग में कि भाई एलएलपी कौन है, कब फॉर्म हुई है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके पार्टनर कौन है, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है, कहाँ पे एड्रेस है, और नेक्स्ट आपको बताता है कि इसका एक्टिविटी, मतलब इसका बैंक अकाउंट मैनेज कौन करेगा, इसकी लायबिलिटी कितने की होगी, लॉस और प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो कैसे होगा, इसका डिसोल्यूशन या कोई प्रॉब्लम होगा आर्बिट्रेशन के लिए होगा, या कोर्ट ऑफ लॉ, अगर मैं मुंबई में हो तो महाराष्ट्र में रखना है, दिल्ली में रखना है, किस हिसाब से आप इस चीज को जरूर करते हैं, ये बहुत बड़ा बोलते हैं कि आपको बहुत ही ध्यान से सोच समझ के एलएलपी एग्रीमेंट आपको ड्राफ्ट करना चाहिए, क्योंकि यही एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जो आपके एलएलपी को फ्यूचर में गवर्न करता है। और आपको थर्ड पार्टी लॉस, मतलब आपको बाहर वाले अगर कोई क्लेम करता है उस पर भी आपको बचाता है, इवन आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का राइट्स, पार्टनर्स की राइट को भी सेव करता है अगर आपने एलएलपी एग्रीमेंट को बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करके रखा है। बेसिक जो मैं बोलूं कि हेडिंग क्या होनी चाहिए, ऑफ कोर्स नाम एंड देन प्रपोज बिजनेस, फिर उसके बाद आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर और पार्टनर का नाम, कंट्रीब्यूशन कौन कितना कंट्रीब्यूट किया है और उसका किस वे में आप इंटरेस्ट, जैसे बोलते हैं कुछ लोग कैपिटल अकाउंट में भी कंट्रीब्यूट करते हैं और करंट अकाउंट में, यानी कंपनी को मैं तो कैपिटल में इंट्रोड्यूस दे दिया है जो भी कंपनी का कंट्रीब्यूशन होगा, और अलग से भी मैंने कुछ पैसे दिए हैं करंट अकाउंट, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट चार्ज होगा क्या,
कोई ड्राइंग अगर पार्टनर करता है उसके ऊपर कितने परसेंट आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो, क्या फॉर्म ऑफ ड्राइंग रहेगा, क्या फॉर्म ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओगे, किस हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप डिवाइड करोगे, वो सारी चीजें रहेंगी। रेमुनरेशन, क्या आप डेजिग्नेटेड पार्टनर जो बने उसके लिए कुछ आपने रेमुनरेशन सोचा है, हाँ देना चाहते हो और नहीं देना चाहते, या इनिशियल फर्स्ट 3 इयर्स आप कुछ नहीं देना चाहते हो, बस नेक्स्ट 4th ईयर जैसे स्टार्ट होगा आप उसमें कुछ देना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आप उसमें इंक्लूड करते हो। राइट्स क्या रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे राइट्स आपके एलएलपी एक्ट में डिफाइन किए हैं कि राइट कभी होगा, एक नया एडमिशन पार्टनर आएगा उसको किस हिसाब से, मान लीजिए आज आपने पार्टनरशिप फॉर्म बनाई, बहुत अच्छा किया, कोई एक यूनिक आइडिया को लेकर बनाए, कल को थर्ड पर्सन इंट्रोड्यूस हो रहा आएगा, आपका डिजिटल पार्टनर होगा या कोई रिजाइन होगा, तो उस रिजाइन के समय कैसे आप कंपनी की वैल्यूएशन करोगे एलएलपी का, क्योंकि 2 पार्टनर से मिलकर बनाए, आज एक पार्टनर रिजाइन हो रहा तो उसका भी शेयर लगेगा, डायरेक्टर के जैसा तो नहीं कि बस आज रिजाइन हुआ टाटा बाय बाय, क्योंकि यहाँ पे उसने भी एलएलपी को उसने भी बनाया, वो भी उस कंपनी का मालिक है, जितना भी शेयर का परसेंटेज का मालिक होगा, तो उसका आप उसको कैसे पे आउट कैसे करोगे, उसको किस हिसाब से आप कंपनसेशन करोगे, उसके हार्ड वर्कर का, इसके नॉलेज का, या जो भी उसने कंट्रीब्यूशन का एलएलपी में किया है उसका प्रोसेस आपको लिखना है, रिटायरमेंट के बारे में लिखना है। इसके अलावा अगर आप कोई और रिस्ट्रिक्शंस या कुछ और आप प्रोविजन डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन था जी, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस है क्या कि एलएलपी कौन सा बिजनेस कर सकती है या नहीं कर सकती, इसमें कुछ लाइट डालेंगे आप? नहीं सर, रिस्ट्रिक्शन मुझे सर अभी तक प्रैक्टिकली मुझे ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन दिखा नहीं कि एलएलपी कौन से बिजनेस एक्टिविटी कर सकती है उसके लिए। हाँ, एफडीआई का रूल का कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में एफडीआई नहीं आ सकता अगर एलएलपी है, बट एलएलपी ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकती, ऐसा रिस्ट्रिक्शन तो एज सच नहीं है जहां तक मैंने इसको पढ़ा है। ठीक है। या हाँ, इट शुड बी ऑफकोर्स विनय जी, देखिए लीगल में भी ऑफकोर्स ये तो नहीं कर सकते कि हम कोई अनलॉफुल लीगल बिजनेस के लिए एलएलपी फॉर्म करेंगे, वो गलत होगा। जो भी लीगल एबिलिटी है, मतलब गौरव जी का ये क्वेश्चन था कि जो कंपनी कर सकती है, ऑफकोर्स सेम सेम कोई भाई पब्लिक इंटरेस्ट भी, सर अगर आप एमओए का भी आप देखोगे या कंपनी देखोगे तो जो पब्लिक इंटरेस्ट होगी उसी के लिए आप कंपनी बनाते हो, सेम वे में आपका एलएलपी भी है, तो आप एलएलपी किसी भी एक्टिविटी के लिए बना सकते हो, आप ट्रेडिंग, कंसल्टेंसी, रोड, डैम, या फिर डिफेंस सेक्टर में, या फिर टेक्निकल नो हाउ, हॉस्पिटल, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑफकोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज एलएलपी लोग बहुत कम बनाते हैं, एनबीएफसी, हाउसिंग, क्योंकि आरबीआई का वहां पे बहुत सारे एनओएफ और ये सब की रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए एलएलपी वहां पे सूट नहीं करती। अगर मैं ये कहूं कि एलएलपी सबके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या, अदर रेगुलेटर जो है सेबी में ऑफकोर्स एलएलपी कैन गो इन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, वीसीएफ फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी, एलएलपी कैन डू दिस सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी करके आप एलएलपी बना सकते हो, तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डेफिनेटली वो लीगल बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए और पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए। अगर आप एमसीए की साइड पे जाते हो तो आप जब आप एमसीए सर्विसेज में जाओगे तो रन एलपी, यहाँ पे आपको न्यू नेम एंड देन इनकॉर्पोरेट न्यू एलपी, अगर आप नई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, नए एलएलपी बना रहे हो, न्यू पे सर्व करिए, कन्वर्ज कर रहे हो, तो यू कैन सेलेक्ट द सेम ऑप्शन, और 2 नाम डालना और उसके बारे में नीचे आता है उसका रीजन देने के लिए, क्या नाम का क्या मीनिंग है या क्यों आप ले रहे हो। अगर आप उस वे में जाते हो तब तो ठीक है, अगर आप बोलते हो नहीं मुझे डायरेक्ट नाम से ही, मतलब मुझे पहले नेम अप्लाई नहीं करना है, ये स्टेप क्या था, पहले आप नेम अप्लाई करते हो एंड देन सेकंड स्टेप में आप फॉर्म फाइल करते हो इसके जैसा, बट अभी अगर आप नहीं नाम अप्लाई नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट इनकॉर्पोरेट में ही जाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए पूछता है यहाँ पे वेदर द नेम इज ऑलरेडी अप्रूव, यस और नो, अगर यस किया है तो ये सारा नंबर आप पेश करें, नो किया है तो आप नाम डालिए, एलएलपी का कौन सा नाम आप चूज करना चाहते हो, क्या डॉक्यूमेंट है, तो डिपेंड करता है। अगर आप कॉन्फिडेंस हो कि नहीं मेरे एलएलपी का नाम यूनिक है, ये रीसबमिशन नहीं होगा, तो यू कैन गो अहेड विद फिन एलएलपी आईपी, आप ये फॉर्म इनकॉर्पोरेट कर सकते हो डायरेक्टली स्विच करके। तो अगर मैं यहाँ पे समराइज करूं कि मुझे एलएलपी बनाना है, एक लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी,
पब्लिक इंटरेस्ट वाला मेरा एक्टिविटी होना चाहिए। कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। मिनिमम कंट्रीब्यूशन में यहाँ पे 1,000 रुपए से भी एलएलपी बन सकती है। 500-500 रुपए 2 पार्टनर डाल दें, 1,000 रुपए से एलएलपी बना सकते हैं। और 5-5 मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन के ऊपर कोई रोक नहीं है। मिनिमम नंबर कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर तो होने ही चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। पार्टनर्स अगर आप 2 पार्टनर रखना चाहते हो तो रख लो, 1-2 जो भी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एलएलपी एग्रीमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। सोच के समझ के आप फ्यूचर में आने वाले 5 साल 10 साल सोच के, या मैं तो छोड़ दूं, मैं तो ज्यादा बोल रहा हूँ, मतलब फ्यूचर को ध्यान में रख के आप उस एलएलपी एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करिए। जो क्रूशल पार्ट होता है अगर मैं कहूँ एलएलपी एग्रीमेंट का, मेरे हिसाब से वो ये तीन पार्ट होता है। एक होता है कि कंट्रीब्यूशन किस हिसाब में आएगा और उसका अकाउंटिंग कैसे आप करोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस हिसाब में होगा, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। इस साल प्रॉफिट हुआ तुरंत आप पैसा लेकर चले जाओगे, या उसको रिजर्व में रखोगे कम एलएलपी में, और आप एलएलपी को कंट्रीब्यूट आगे करोगे, उसका भी प्रोविजन आपको लिखना है। रेमुनरेशन आप देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, आप उस एलएलपी में एक विंडो खोल के रखो। अगर आप आज बोल दियो कि नहीं मैं कोई रेमुनरेशन नहीं पे करूंगा 1 साल के बाद, तो आपको एलएलपी एग्रीमेंट अडेंडम बनाना पड़ेगा, मतलब अडेंडम करना पड़ेगा आपको एग्रीमेंट को। तो उसके आपको फ्यूचर को सोच के ये करना चाहिए। एंड अगेन द मोस्ट क्रूशल, राइट्स ऑफ द पार्टनर इन केस ऑफ एडमिशन, रेजिग्नेशन या फिर ससेशन। या तो यहाँ पे इस क्लॉज में कि अगर कोई पार्टनर रिजाइन होता है, कोई नया पार्टनर आता है, तो उसका उस समय अकाउंटिंग एंट्री आप कैसे करोगे। वैल्यूएशन, कोई अगर जाता है तभी वैल्यूएशन करना पड़ेगा, कोई आता है तभी वैल्यूएशन, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आपके एलएलपी की वैल्यू कितनी है, सामने वाला कितना कंट्रीब्यूट करना करेगा। क्योंकि आज मैंने एलएलपी बहुत मेहनत से खड़ी की है, कल को कोई भी आ जाए 20% शेयर लेकर के, 20% प्रॉफिट रेशियो लेकर के, तो मैं उसके साथ अपना एक टेक्निकल कैसे शेयर करूं, तो उसके वैल्यूएशन करके उसका कितना वैल्यू में होगा कि सामने वाला उस हिसाब से पैसा पे करेगा उतने पर्टिकुलर शेयर के लिए या उतने पर्टिकुलर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए, वो बहुत जरूरी है। तो ये फॉर्म 3 के अंदर फाइल होता है आपका एग्रीमेंट फर्स्ट टाइम, और विद इन 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन आपको फॉर्म 3 एलएलपी करना पड़ता है। कई लोगों का क्वेश्चन है, इवन प्रैक्टिकली मैंने देखा है लोग भूल जाते हैं। विनय जी का क्वेश्चन था कि CA/CS कैन फॉर्म एलएलपी। यस, एक फॉर्म कर सकते हैं, बट आई थिंक अभी CS इंस्टीट्यूट ने कोई गाइडलाइन इशू नहीं की है, तो वो थोड़ा सा होल्ड पे है। वो अभी थोड़ा सा होल्ड पे, उन्होंने अभी तक CS इंस्टीट्यूट की तरफ से अभी गो अहेड नहीं आया है। तो ये एक मोटी मोटा है। देन अगर यहाँ पे कुछ डाउट है तो वी कैन गो अहेड, अदरवाइज यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है तो वी कैन मूव अहेड कि अभी कंप्लायंस क्या होगा, क्योंकि हमारी पार्टनर एलएलपी तो बन गई। अब अपना होता है कि भाई कंप्लायंस क्या करना है एलएलपी के लिए, क्योंकि एलएलपी बनाना बहुत इजी है। एक नॉर्मल कोई भी टेम्पलेट आप उठा लीजिए, आप राइट डाल दिए, 2 पार्टनर बन गए, हस्बैंड वाइफ बन गया, 2 दोस्त बन गए, ऑफिस में काम करने वाले 2 कलीग बन गए, और आप कंटिन्यू कर रहे हो एलएलपी बना करके। सपोज 2 सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, वो एक मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, उनकी एलएलपी बना दी। 2 कंप्लायंस आपको 2 CA/CS काम कर रहे हैं, उन्होंने एलएलपी बना दी। तो एलएलपी बनाना तो इजी है, बट उसका कंप्लायंस टाइम पे करना, क्योंकि पेनाल्टी आज आपको ROC की तरफ से 100 रुपीज लग रहा है, बट एलएलपी में बहुत पहले से 50 रुपए और 100 रुपए का प्रोविजन था लेट फीस पे। तो लेट फीस बहुत ज्यादा होती है इसकी। टाइम पे फीस, फाइलिंग करने की फीस इसकी 100 रुपए है, 100 रुपए 200 रुपए डिपेंड करता है आपकी कैपिटल कितनी, 50 रुपए से लेकर के, कैपिटल बहुत कम है तो 50 रुपया, ज्यादा है तो 150, 200 मैक्सिमम है इसकी नॉर्मल फाइलिंग फीस। तो एनुअल कंप्लायंस की अगर हम चीजें करें तो आपका सबसे पहले आता है फॉर्म 11। एनुअल रिटर्न होता है जिसमें आपके पार्टनर्स की डिटेल जाती है। आपका 31 मार्च के दिन कौन पार्टनर था, वो पार्टनर कितने और कंपनी में था, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना किया था आपने, बस। उसका ड्यू डेट है 30 मई, एवरी ईयर 30 मई को आपको भरना होता है। सेकेंड है फॉर्म 8, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, यानी कि आपकी बैलेंस शीट, ये आपकी कंपनी की पूरी बैलेंस शीट P&L, इसका ड्यू डेट है 30 अक्टूबर, तो आपको उस दिन। दूसरा जो मैंने ये पर्पजली डाला है, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था,
सबको लगा भैया मेरी एलएलपी है, मैंने बैंक से सिक्योर्ड चार्ज लिया है, तो क्या चार्ज फाइल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए प्रोविजन में है दो क्वेश्चन। अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, अगर बैंक वाला आपके ऊपर फोर्स कर रहा है या आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप चार्ज रजिस्टर करिए। प्रोविजन है फॉर्म 8 के अंदर, मैं अभी आप फॉर्म 8 दिखाऊंगा, उसके अंदर वो क्वेश्चन मेंशन है कि आप चार्ज क्रिएट करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो या सेटिस्फेक्शन के लिए फाइल करना चाहते हो। तो वो विद इन 30 डे ऑफ सच इवेंट आपको फॉर्म 8 होता है। एलएलपी में भी आपको चार्ज का क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और सर्टिफिकेशन का ऑप्शन है। बट बहुत सारे बैंक वाले भी फोर्स नहीं करते या जो लेंडर है वो भी फोर्स नहीं करता। तो नॉर्मली बहुत ही रेयर एलएलपी में देखा जाता है कि चार्ज का फॉर्म भी आरओसी में अवेलेबल है, ज्यादा करके लोग अवॉइड करते हैं। बट अगर आपको फ्यूचर ऐसा करना अभी कंपनी के या आपके एलएलपी के लिए, यू कैन गो अहेड। मिनट्स ये है, लोग बोलते हैं एलएलपी है तो मिनट्स क्यों बनाना। क्वेश्चन क्या होता है ना कि अगर आपकी एलएलपी, अगर आपको फ्यूचर में कुछ बेनिफिट लेना है या आप इसको बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हो तो मिनट्स प्रिपेयर करके रखना चाहिए। बोर्ड मीटिंग कभी भी आपको आरओसी या थर्ड पार्टी या कभी कल को आपका लेंडर कोई भी पूछ सकता है, या कल को आप एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट करोगे तो क्या डिसीजन पार्टनर ने लिया था, क्यों इन्वेस्टमेंट किया था, क्यों एक्टिविटी चालू की, वो सारा चीज आपको यहाँ पे मिलता दिखता है। रजिस्टर ऑफ पार्टनर, ये रजिस्टर ऑफ नथिंग बट आपका फॉर्म 11 है। फॉर्म 11 में जो डिटेल भरती है वही डिटेल आप यहाँ पे रखो। चाहो तो फॉर्म 11 का प्रिंट आउट करके आप एवरी ईयर का बना करके अच्छे से रखो, या तो आप एक एक्सेल सीट में एक डिटेल बना के रखो पार्टनर्स की डिटेल। मिनट्स मैं क्वेश्चन बोलूंगा, प्रैक्टिकल में कोई बनाता नहीं है, लेकिन अगर आरओसी के पास ये पावर है, जिस तरह से कंपनी का इंस्पेक्शन वो कर सकता है उसी तरह आपके एलएलपी का भी इंस्पेक्शन करता है। तो सेक्शन 36 ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008 उसके अंदर एक प्रोविजन है। तो वहां पे आपको ये दो डॉक्यूमेंट आपको सेव करता है कि रजिस्टर पार्टनर कौन था, कौन कितने कब आया, क्या रेशियो था उसका, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, और आपके पार्टनर्स की मीटिंग कब, पार्टनर्स की मीटिंग हुई, आपने कब डिसीजन लिया, क्या बोर्ड रेजोल्यूशन किया था, वो एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है एलएलपी कंप्लायंस से? सर मुझे कुछ है, अगर तो कंपनीज एक्ट की बात करें तो बोर्ड मीटिंग कंपलसरी, एजीएम कंपलसरी, तो ऐसा कुछ एलएलपी में प्रोविजन है? नहीं 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 सर, वही चीज मैंने स्टार्टिंग जो बोला था, यहाँ पे ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने कोई मीटिंग कर रहे हो, पूरे साल भर में आपको कोई मीटिंग नहीं करे मत करो। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको क्वार्टर में एक बोर्ड मीटिंग का अथवा पार्टनर्स मीटिंग करनी है, आपको एजीएम बुलाना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन मिनट्स अगर आप कोई मीटिंग कर रहे हो, आप सपोज बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए मीटिंग कर रहे हो, अगर आप सोचो कोई चीज के लिए कर रहे हो, देखो कोई मैंडेटरी नहीं है, ये चीज मैं बोला, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप मिनट्स बनाओ। इट इज गुड प्रैक्टिस टू हैव टू सेव योर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। आप अगर मिनट्स बनाते हो, रजिस्टर बनाते हो, तो ये आपका इंटरेस्ट है। एलएलपी एक्ट में या एलएलपी रूल 2009 में कहीं लिखा नहीं है कि आपको मिनट्स बना के रखना है, आपको रजिस्टर बना के रखना है, कहीं नहीं। वो खाली दो चीज का जिक्र करता है, फॉर्म 8 और फॉर्म 11 का। ये दो चीज आपको एलएलपी का अगर कहूं तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको फॉर्म 8 फाइल करना है बैलेंस शीट के लिए और फॉर्म 11 फाइल करना है आपको एनुअल रिटर्न के लिए। बाकी आप कोई मीटिंग मत रखो, कोई रेजोल्यूशन मत रखो, कोई कुछ नहीं पूछने वाला है। ये आपके ऊपर है, ये आपके बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके पर्सनल कंप्लायंस या जिस हिसाब से आपके ग्रुप में एलएलपी हो या जैसे भी हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। कोई कंपल्सरी या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको मिनट्स की जरूरत है या मिनट्स बना के रखना चाहिए। नाउ इस तरह से फॉर्म 8 दिखेगा। जब आप, मैं दो तरह का फॉर्म 8 है। तो जब आप एनुअल पे क्लिक करते हो, जब आप एनुअल पे क्लिक करते हो तो आपको बैलेंस शीट का फिल करने के लिए डिटेल आएगा। लेकिन जैसे आप इंट्रीम पे क्लिक करते हो, देखो मैंने यहाँ पे इंट्रीम पे क्लिक किया, या नीचे आपने देख लिए यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखा दिया कि क्रिएशन करना चाहते हो, मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, सेटिस्फाई करना चाहते हो। फॉर्म एक ही है। अगर आप एनुअल क्लिक करोगे तो आपको बैलेंस शीट के हिसाब से डेटा बनेगा, लेकिन आप इंट्रीम पे क्लिक करोगे तो आपको चार्ज का यहाँ पे नीचे थर्ड ऑप्शन आपको दे देता है, चार्जेस से रिलेटेड, कि आप फिर आपका CSG 1 जैसे कंपनी के लिए एप्लीकेबल होता है, सेम वही डेटा में आपको चार्ज, कौन सा लेंडर है, कितना के चार्ज है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, वो चीज आपकी फॉर्म 8 के अंदर आ जाती है। ऑफ कोर्स
इसके अलावा ये तो आपका मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, अगर मैं मिनट्स और रजिस्टर को छोड़ दूं तो फॉर्म 8 फॉर्म 11 आपको मैंडेटरी करना ही करना है। एंड उसके अलावा मैं कुछ फॉर्म डाले खाली पे, फॉर्म 3 फॉर्म 4, अगर आपको एलएलपी एग्रीमेंट में कोई चेंजेस हुआ है तो फॉर्म 3 और फॉर्म 4 आपको जाता है, जिसके अंदर आपको कोई डायरेक्टर, कोई पार्टनर अपॉइंट होता है, कोई रिजाइन होता है, किसी का एड्रेस डेजिग्नेशन, किसी पार्टनर को आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बना रहे हो, किसी को आप कोई और चेंजेस कर रहे हो, तो वो चीज सारी चीजें आपको यहाँ पे आती। तो इसके लिए फॉर्म 3 फॉर्म 4 हमेशा ज्वाइंट फॉर्म में जाता, लिंक फॉर्म के थ्रू फॉर्म 3। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये है कि भाई मेरा खाली एलएलपी की इंफॉर्मेशन चेंज हुई है, कोई चेंज, मेरा कोई पार्टनर अपॉइंट नहीं हुआ, तो क्या मुझे फॉर्म 3 फॉर्म 4 भरना पड़ेगा? नहीं, उस समय खाली फॉर्म 3 भरिए। फॉर्म 4 तब भरना है जब आपका कोई चेंजेस हो रहा है, कोई नया पार्टनर आ रहा है, या कोई रेजिग्नेशन हो रहा है, या किसी का आप डेजिग्नेशन चेंज कर रहे हो, पार्टनर से डेजिग्नेटेड पार्टनर बना है, तब आपको फॉर्म 3 फॉर्म 4 दोनों भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप डीड में खाली चेंजेस कर रहे हो, थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस किया, कोई क्लॉज डिलीट कर दिया, कोई वर्डिंग कुछ आपको लगी कि नया ऐड करना है, तो वहां पे फॉर्म 3 अकेले भर सकते हो। फॉर्म 15 ऑफ कोर्स अगर आपकी कोई रजिस्टर्ड ऑफिस आप एड्रेस चेंज कर रहे हो तो फॉर्म 15 आपको भरने का रिक्वायरमेंट वहां पे है। अब फॉर्म 15 में ही आपको ऑप्शन आ जाता है कि एक स्टेट से अलग स्टेट और वो सारी चीज, इसमें ऐसा कोई ईजीएम उजीएम की रिक्वायरमेंट है नहीं आपको। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो तो आई थिंक खाली पेपर में नोटिस देना पड़ता है और उसकी कटिंग इसके साथ अटैच करनी पड़ती है बस। फॉर्म 24 ऑफ कोर्स अगर आपको बंद करना है तो क्लोज करना है, आपको डिजोल्यूशन करना है, आप एक डिजोल्यूशन डीड बनाइए और डीड की कॉपी, और साथ में आपकी लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट सीए सर्टिफाइड, कि आपके पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नो 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 सी, कोई नेसेसिटी नहीं है सर। डेजिग्नेटेड पार्टनर टू बी, देखिए सर, अगर आप डेजिग्नेटेड पार्टनर हो तो पार्टनर तो ऑलरेडी हो ना सर आप। जैसे मैं कहूँ मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर, अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो तो डायरेक्टर तो हो ही ना आप। ऐसा तो नहीं कि मैनेजिंग डायरेक्टर कहीं और से उड़ के आ जाता है, तो सेम वे इधर ही, अगर आप डेजिग्नेटेड पार्टनर हो तो पार्टनर तो हो ही हो आप, बाय डिफॉल्ट आप पार्टनर हो। तो उसमें आप दो चीज सोचिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होता है वो डे टू डे अफेयर्स करता है कंपनी के लिए, और पार्टनर क्या होता है, वो नॉर्मल पार्टनर होता है, वो कंपनी के डे टू डे वर्किंग से कोई मतलब नहीं होता उसका, उसको खाली अपने प्रॉफिट से मतलब, उसने पैसा लगा दिया और मेरे को ये प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट या जो भी आप बोलो फ्यूचर में जो भी उस एलएलपी का प्रॉफिट होगा, उससे जो भी बेनिफिट होगा वो चाहिए। बट डे टू डे कंपनी में आना कि ये चेक इशू करना है, वो ऑडिट करवाना है,